हेलो फ्रेंड्स, क्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज है 30 सितंबर और पिछले कुछ दिनों के जो आपके करंट अफेयर्स बाकी है वो सारे करंट अफेयर्स हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। 26 से लेकर के 30 सितंबर तक जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में एनएचआई द्वारा विकसित ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑक्सीजन बर्ड पार्क। देखिए, ऑक्सीजन बर्ड पार्क की बात करूं तो इसका एक और नाम है और वो क्या नाम है? अमृत महोत्सव पार्क। ऑक्सीजन बर्ड पार्क की बात करें तो इसको अमृत महोत्सव पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पर्यावरण पहल है। क्या कह सकते हैं? ये एक पर्यावरण पहल है जो प्राकृतिक पक्षी आवास के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस पर्यावरण पहल को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका जो उद्घाटन है वो उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन जो है, सीधी सी बात है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो सड़क और जो परिवहन मंत्री हैं, नाम क्या है? नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है। एक आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये सही आंसर क्या होने वाला है? महाराष्ट्र के नागपुर में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है ना, महाराष्ट्र के नागपुर में इस ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है। नागपुर हैदराबाद जो नेशनल हाईवे 44 के नाम से जाना जाता है ना, यहीं पर इसी नेशनल हाईवे पर किया गया है। तो आपके लिए एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कौन से नेशनल हाईवे पे। ठीक है, तो नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर हैदराबाद नेशनल हाईवे 44 पर किया गया है। याद हो जाएगा। चलिए, हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पार्कों की बात करें अगर, जो भारत में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, या आप ये कह सकते हैं कि भारत में प्रथम कह सकते हैं आप एक तरह से, है ना। तो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का जो पहला नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, कहाँ पर ये स्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क जो है, इसका उद्घाटन नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क की बात करें तो कोच्चि केरल में। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर? जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है। फिर भारत का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें तो ये कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक में। फिर भारत का पहला जेंडर पार्क, ये भी केरल के कोझिकोड में है। और भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क, ये भी आपको ध्यान रखना है, केरल में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ किसने लिखी है? ये बात करें पुष्कर सिंह धामी की, तो ये कौन है? ये आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं। इन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। तो ये पुस्तक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई। किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने अगर पुस्तक को लॉन्च किया है तो सीधी सी बात है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो बुक है, आप कवर पेज दिख रहे हैं इस बुक का, अनिल रतूड़ी ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अनिल रतूड़ी ने लिखा है। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने क्या किया है? अनिल रतूड़ी ने पुलिस अधिकारी के रूप में 3.5 दशक के अनुभव के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण संस्मरणों, अनुभवों और चुनौतियों का वर्णन करने का प्रयास किया है। बेसिकली अगर अनिल रतूड़ी की बात करें तो ये पूर्व, एक ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, है ना। क्या रह चुके हैं? पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। इन्हीं की ये पुस्तक है जिसको उत्तराखंड के ही मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड का पहला निदेशक किसे बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में क्या हुआ था, इसको है ना हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? ग्लोबल क्लाइमेट को वैश्विक जलवायु लॉस एंड डैमेज फंड को क्या बोल सकते हैं? हानि एवं क्षति कोष। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैश्विक जलवायु हानि एवं क्षति कोष। इसका जो पहला निदेशक बनाया गया है वो बनाया गया है इब्राहिम शेख डियांग को। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इब्राहिम शेख डियांग है ना। अगर मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा ना तो ये लॉस एंड डैमेज जो फंड है ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। और अगर कम कर रहा हूं तो भाई साहब ये गायब हो जा रहे हैं। एडजस्ट कर लीजिएगा आप, है ना। इब्राहिम शेख डियांग, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दिख जाएंगे। ब्राइटनेस बढ़ाइएगा फोन का, आपको दिख जाएगा। ठीक है। फिर हम बात करें अगर यहाँ पर, तो ये है क्या चीज बेसिकली? देखिए, कोप 27 जो कि मिस्र में
आयोजित हुआ था, है ना? सभी को पता है जलवायु सम्मेलन होता है COP 27 कहाँ पर 2022 में मिस्र में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है? बात करें तो यहीं पे लॉस एंड डैमेज फंड की जो है स्थापना की गई थी। इसकी अगर हम बात करें तो जो विकसित देश है, ये क्यों बना था, क्या रीज़न है? जो विकसित देश है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना? ये डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करते हैं, इन्होंने अपने आप को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा औद्योगिकीकरण किया, यानी उद्योगों का निर्माण किया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, है ना? खूब उद्योग खोले, खूब निर्माण किया। अब इन सब में क्या हुआ कि क्लाइमेट को भी तो खूब नुकसान हुआ, जो जलवायु था उसको भी खूब नुकसान हुआ। तो क्लाइमेट्स को खूब नुकसान इन्होंने ही पहुँचाया है डेवलप कंट्री ने। अब इसका खामियाज़ा कौन भुगत रहा है? जो छोटे-छोटे देश हैं, है ना? जो विकासशील देश हैं, वो इसका खामियाज़ा भुगत रहे हैं। अब इससे जो भी लॉस यानी कि हानि जो भी हुई है, उसी की पूर्ति के लिए ये फंड बनाया गया, यानी ये कोष का, है ना, स्थापना किया गया। अगर हम बात करें तो इसकी जो घोषणा है, घोषणा कब हुई थी? COP 27 में इसकी घोषणा हुई थी, मिस्र में 2022 में। और ध्यान रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है, इसकी अगर हेडक्वार्टर की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो फिलीपींस में है। कहाँ पर? फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है? याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की अगर मैं बात करूँ, तो अजय बंगा का नाम सुनते ही आपको वर्ल्ड बैंक के प्रमुख याद आगे होंगे। एलिसा मद्राजो की बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक्सिको की हैं ये। ये अभी हाल ही में FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की प्रमुख बनाई गई। नाटो के अभी महासचिव कौन बनाए गए? मार्क रूट, अभी आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, है ना? ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस की बात करें तो ये हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 29 सितंबर को। इस बार की जो थीम 2024 की है वो क्या है? यूज़ योर हार्ट फॉर वर्क, कार्य के लिए हृदय का प्रयोग करें, ठीक है? अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम बात करें इस विश्व हृदय दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो लोगों के बीच हृदय संबंधी जो रोग होते हैं उन्हीं के बारे में जागरूकता फैलाना इसका क्या है? उद्देश्य है। पहली बार कब मनाया गया था ये दिवस? तो पहली बार जो ये दिवस है ये सन 2000 में मनाया गया था, ठीक है? एक अभी क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आप स्टैटिक जीके मान सकते हैं, कि ईसीजी का संबंध किस अंग से है? तो ईसीजी का जो संबंध है वो हृदय से है। किससे है? हृदय से, या फिर आप दिल से कह सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में दिल था, हृदय नहीं था। बात एक ही है, हार्ट, हृदय, दिल सब एक ही चीज है, ठीक है? तो ईसीजी का संबंध शरीर के किस अंग से है? ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है? अच्छा, एक और क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ ले कभी, ध्यान रखिएगा। एक होता है ईईजी, इसका जो संबंध होता है, इसका ब्रेन से संबंध होता है। किससे? ब्रेन से। शरीर के किस अंग से? तो मस्तिष्क से। तो ईसीजी अलग होता है, ईईजी अलग होता है, दोनों अलग होते हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? किसकी बात कर रहे हैं? विश्व रेबीज दिवस की। अच्छा, रेबीज की बात करें तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये जो मनाया गया है, ये दिवस मनाया गया है 28 सितंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिवस। 2024 की थीम क्या है? ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज, ठीक है? यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं। रेबीज मनाने, ये जो रेबीज दिवस मनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो सीधी सी बात है कि रेबीज के बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। ये फैलता कैसे है? तो ऐसे संक्रमित जानवर, है ना, जिनकी जो जगह ये फैलता इस ऐसे है, जो जानवर संक्रमित होते हैं रेबीज से, तो उनकी लार से फैलता है ना? जो जुबान में लार होती है ना, मुंह में, उससे फैलता है, ठीक है? अगर ये किसी को काट लें तो उस व्यक्ति को या उस जानवर को भी क्या हो जाएगा? रेबीज हो जाएगा। अच्छा, रेबीज फैलाने वाले जानवर कौन से हैं? एक तो बहुत पॉपुलर नाम है, जिसका नाम आप सभी ने पढ़ा है ना? हमेशा आपको पता है, कुत्ता काटता है तो आप जाकर के तुरंत इंजेक्शन लगवाते हैं एंटी बायोटिक का। लेकिन आपको ध्यान रखना है वैक्सीन का, है ना? तो आप वैक्सीन जब लगवाते हैं तो सिर्फ कुत्ते के काटने पे आपको नहीं लगाना है ना? लोमड़ी हो गई, है ना? लोमड़ी के काटने से भी, बिल्ली के काटने से भी, देखिए कोई भी संक्रमित जानवर है, चाहे वो कुत्ता हो, लोमड़ी हो, बिल्ली हो, है ना? बंदर हो, बंदर के काटने से भी खूब फैलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे एक इसी प्रजाति में एक सियार भी होती है कुत्ते की प्रजाति में, है ना? भेड़िया, मतलब ऐसे कोई भी जानवर, यहाँ तक कि नेवले के काटने से भी रेबीज फैलता है। तो कभी भी इन सभी जानवरों में से कभी भी आपको किसी ने कभी काट लिया हो तो तुरंत जाकर के आपको वैक्सीन लगवाना है। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि भैया हमें तो बंदर ने काटा है या हमें तो बिल्ली ने काटा है तो हम क्यों जाके रेबीज लगवाएं, ठीक है ना? रेबीज का वैक्सीन क्यों लगवाएं? सिर्फ कुत्ते के काटने पे ही 90% लोग जाकर के लगाते हैं, बाकी किसी के काटने पे कोई जाके नहीं लगवाता है,
ठीक है? तो अवेयर रहिए, जागरूक रहिए। तो विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 सितंबर को। रेबीज में होता क्या है बेसिकली, तो रेबीज के अंदर ना इंसान जो है वो पानी से डरने लगता है, पानी से उसे ना बहुत डर लगता है, बहुत उसे डेंजर खतरा लगता है उसको, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इसी को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को हाइड्रो, है ना, अ, इसी को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, ठीक है। ये अगर आपसे पूछा जाए कौन से मतलब वायरस से होता है, तो ये रेबडो वायरस से फैलता है। किससे, रेबडो वायरस से। और ये ना तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव करता है, इस पे तंत्रिका तंत्र जो है उसको प्रभावित करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रेबीज के टीके की सबसे पहली जो खोज हुई थी, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है ना। तो टीके की खोज किसने की थी, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, लुईस पास्चर का नाम लेंगे। किसका, लुईस पास्चर का। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। लुईस पास्चर, रेबीज के टीके की खोज किसने की, लुईस पास्चर ने। अच्छा, रेबीज के उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा है भारत सरकार ने, है ना। जैसे टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, वैसे ही रेबीज के उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा है वो 2030 तक रखा गया है। ये 2030 तक इसको रेबीज मुक्त करना है भारत को, ठीक है। पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है, करंट अफेयर्स में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, है ना। तो गोवा का नाम आपको ध्यान रखना है। किसका, गोवा का नाम आपको ध्यान रखना है, ये पहला रेबीज मुक्त राज्य है, याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 28 सितंबर 2024 को ही कुछ और इम्पोर्टेंट दिवस हैं जिनकी हम बात करें, तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे, ये आपको ध्यान रखना है। लता मंगेशकर की 95वीं जयंती मनाई गई है। शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई है। भारतीय सेना का 198वां गनर्स दिवस जो है वो भारतीय सेना मना रही है। तो 28 दिसंबर को ये दिवस भी आपको कुछ ध्यान रखने रहेंगे, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, यानी कि हम बात कर रहे हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भारत कौन से स्थान पर है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर एक और चीज ध्यान रखिएगा आप, एक और इंडेक्स है जो अभी हाल ही में मैं इसके साथ पढ़ाने वाला हूं, तो 39वें नंबर पे है भारत। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करते हैं, इसको जारी किसने किया है, तो जारी करने वाला कौन है, तो ध्यान से देखिएगा, जारी करने वाला है वीपो, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा ने इसको जारी किया है। संस्करण कौन सा है, 17वां। कुल देश 133 देश इसके अंदर शामिल हैं। शीर्ष पर बात करें कौन है, तो स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर, स्वीडन दूसरे नंबर पर, अमेरिका तीसरे नंबर पे है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अंतिम देश कौन सा है, तो 133वां देश जो है वो अंतिम देश अंगोला है। भारत की बात करें तो भारत 39वें स्थान पर है, 83.8 स्कोर के साथ, इसके साथ ही भारत जो है 39वें स्थान पर है। यहाँ पर एक और आपको रैंकिंग देखनी है, ध्यान से देखिएगा। एक रैंकिंग अभी जारी हुई है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024। ये जो रैंकिंग जारी हुई है, इसको किसने, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया गया है। संस्करण कौन सा है, 11वां, और भारत का इसके अंदर जो स्थान है वो 58वां स्थान है, यानी 58वां स्थान। शीर्ष देश कौन है, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और लग्जमबर्ग। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर। तो दो चीजें आपको एक साथ ध्यान रखनी है। स्विट्जरलैंड को ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्विट्जरलैंड जो है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी शीर्ष पर है, और वर्ल्ड टैलेंट, जो आपकी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 है, इसमें भी शीर्ष पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत ने एथेनॉल उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है, एथेनॉल उत्पादन की बात कर रहे हैं। तो एथेनॉल उत्पादन में विश्व में भारत ने जो स्थान हासिल किया है वो हासिल किया है तीसरा स्थान। बात करें एथेनॉल की, तो ध्यान से देखिएगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जो प्रहलाद जोशी हैं, कौन है, प्रहलाद जोशी, इन्होंने बताया अभी हाल ही में कि एथेनॉल उत्पादन और उपभोग दोनों में भारत जो है विश्व में तीसरे स्थान पर है। एथेनॉल क्या है, एक तरह का बायोफ्यूल है, यानी कि जैव ईंधन है। पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल जो है मिलाने का जो लक्ष्य रखा गया 2025 तक। आजकल आप देखते हैं जो भी BS6 मॉडल की जो भी गाड़ियां आ रही हैं, है ना, वो सभी की सभी जितनी भी गाड़ियां हैं उन सभी के पेट्रोल टैंक पर आप 20% एथेनॉल देख रहे होंगे, है ना। ऐसा सिंबल बना होगा 20% ई। ये क्या है, ये है कि अब जो गाड़ियां बन रही हैं वो सब
पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल अगर मिलाया जाए तो वो चलने के लिए इंजन जो है वो दक्ष है। तो नई गाड़ियां जितनी भी आ रही हैं उन सब के पेट्रोल टैंक पे आप ये देख पा रहे होंगे 20% या 20E लिखा हुआ, इसका मतलब यही है, ठीक है। एथेनॉल को एथिल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। फॉर्मूले की बात करें तो CH3CH2OH कहा जाता है। सामान्य सूत्र जो होता है, जो एग्जाम में कभी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है C2H6O के नाम से, है ना। दोनों एक ही चीज है, बस इसको कंबाइन कर दिया गया है, हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एथेनॉल का उत्पादन किससे होता है? एथेनॉल जो है इसका उत्पादन किससे होता है? तो इसका उत्पादन जो होता है वो खास करके गन्ने से होता है। ऐसा नहीं सिर्फ गन्ने से ही बनता है ना। गन्ना जो है वो प्रमुख फसल है एथेनॉल के उत्पादन के लिए। गन्ने के उत्पादन की बात करें तो पहले नंबर पे कौन है? ब्राजील है गन्ने के उत्पादन में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है गन्ने के उत्पादन में। देश का पहला एथेनॉल प्लांट ये कहां पर, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, पहला एथेनॉल प्लांट ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो देश का पहला एथेनॉल प्लांट जो है ये बिहार में, कहां पर? पूर्णिया बिहार। पूर्णिया बिहार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेवन ब्रेवो ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस देश से है? डेवन ब्रेवो की बात करें तो ये वेस्ट इंडीज के हैं, है ना। फिलहाल आपने देखा होगा इनको चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल में भी खेलते हुए आप लोगों ने देखा था इनको। और इन्होंने भी क्या किया है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। ये है डेवन ब्रावो, है ना। ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो ये मुक्का जो दिखा रहे हैं आपको ना, मुक्का दिखा इसीलिए दिखा रहे हैं कि आपके दांत को तोड़ सके, है ना। तो अच्छे से बेटा पढ़ाई करो, नहीं तो डेवन ब्रावो साहब आपके दांत तोड़ देंगे, मुक्का दिखा ही रहे हैं, है ना। चलिए बात करें अगर यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज के ही एक और खिलाड़ी ने अभी हाल ही में संन्यास लिया था, अगर किसी को याद हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सेनन गैब्रियल। सेनन गैब्रियल जो है ये भी वेस्ट इंडीज के हैं और इन्होंने अभी संन्यास लिया है, ठीक है। तो संन्यास लेने वाले कुछ खिलाड़ियों की बात करते हैं। क्रिकेट से किस किसने लिया है? इंग्लैंड के डेविड मलान ने भी लिया है, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक और केदार जाधव ने लिया है, ठीक है। भारत की बात करूं तो विराट कोहली का नाम आपको ध्यान रखना है और एक नाम ध्यान रखना है रोहित शर्मा का। इन दोनों लोगों ने इंटरनेशनल T20 से भी क्रिकेट से संन्यास लिया है। इंटरनेशनल T20 से सिर्फ 20 ओवर के मैच से संन्यास लिया विराट कोहली रोहित शर्मा ने, है ना। बाकी खेलेंगे। बैडमिंटन की बात करें तो अश्विनी पोन्नप्पा और बी प्रणीत साई इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। हॉकी में बात करें तो PR श्रीजेश ने संन्यास लिया है। टेनिस की बात करें तो रोहन बोपन्ना और एंडी मर्रे। एंडी मर्रे कहाँ के हैं? ये ब्रिटेन के हैं, ठीक है। इन्होंने संन्यास लिया। फुटबॉलर की बात करें तो भारत के सुनील छेत्री ने संन्यास लिया। ओलिवर गिरोड की बात करें तो ये आपके फ्रांस के हैं। थॉमस मुलर की बात करें तो ये आपके जर्मनी के, इन्होंने संन्यास लिया। रेसलर की बात करें तो विनेश फोगाट ने संन्यास की घोषणा की थी ओलंपिक के बाद। साक्षी मलिक ने भी संन्यास की घोषणा की, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन, जिसे शॉर्ट में ASOSAI के नाम से जाना जाता है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। आप यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू को देख पा रहे हैं, ये कौन है? ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जिसे शॉर्ट में कैग भी कहते हैं हम लोग। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल से है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर ASOSAI की। तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1979 में इसकी स्थापना होती है। और इसका काम क्या है? तो ऑडिटिंग के क्षेत्र में रिसर्च करना इसका काम होता है और वर्तमान में 48 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है। ये इसको याद रखना है। सतीश कुमार की बात करें तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था रेलवे बोर्ड के, है ना। रेलवे बोर्ड के मुख्य जो अभी अध्यक्ष यानी कि रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन बनाए गए थे वो कौन बनाए गए? सतीश कुमार। राहुल नवीन आपको पता ही है कि ईडी के निदेशक बनाए गए। प्रीति सूदन अभी यूपीएससी की महिला अध्यक्ष बनाई गई है ना। ये दूसरी महिला अध्यक्ष हैं, तो यूपीएससी की अध्यक्ष बनाई गई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फटाफट आर्टिकल कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष
प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? पहली बात तो ये कि संस्करण कौन सा है ये 7वां संस्करण है राष्ट्रीय पोषण माह का। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाते हैं हम लोग, और 1 से 7 सितंबर जो पहला सप्ताह होता है उसे हम लोग पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। ये पिछली बार भी आप लोगों ने पढ़ा था और इस बार भी पढ़ रहे हैं। इस बार आपको ध्यान रखना संस्करण कौन सा है? 7वां। अब राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है शीर्ष पर नंबर 1 पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। पप्पमल कौन थी? पप्पमल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना? ये कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? ये एक जैविक किसान थी। इनको ना पद्म पुरस्कार से, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? 109 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने भी शोक व्यक्त किया है, ठीक है? तो ये एक जैविक किसान थी जिनका निधन हुआ। कहाँ की? तो आपको ध्यान रखना है, ये तमिलनाडु की हैं, ठीक है? जैविक किसान का मतलब क्या होता है? जैविक किसान का मतलब जो शुद्ध रूप से जो खेती करे, है ना? जो मतलब ये यूरिया-वूरिया जो आधुनिक जो ये डाले जाते हैं, मतलब कोई भी केमिकल युक्त ऐसे कोई भी खाद-वाद ना डालें, है ना? सिर्फ प्राकृतिक रूप से जो कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखना, एक और निधन बहुत इम्पोर्टेंट है, के.एन. दारूवाला। ये एक लेखक हैं, इनका भी निधन हुआ अभी हाल ही में। इनकी पहली पुस्तक थी अंडर ओरियन। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1904 में इनको प्राप्त हुआ, है ना? 1904 में। और किस बुक के लिए? द कीपर ऑफ द डेड के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, के.एन. दारूवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित करने के लिए डीआरडीओ ने किसके साथ समझौता किया है? अब यहाँ पर आइए, बात कर रहे हैं किसकी? डीआरडीओ की बात कर रहे हैं, और हल्के वजन वाली। तो इस जो हल्के वजन वाली है, इसका वजन कितना है? तो 8.2 से, ठीक है, 9.5 किलोग्राम तक इस हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन होने वाला है। ये जो जैकेट है, ये पॉलीमर और स्वदेशी बोरोन कार्बाइड सिरेमिक का यूज करके बनाया गया है, जो चारों तरफ से यानी 360 डिग्री जो है प्रोटेक्शन देने वाला है, ठीक है? बात करें तो ये किसके साथ समझौता हुआ है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अभेद की फुल फॉर्म क्या होती है? अभेद की फुल फॉर्म होती है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट, है ना? ये इसकी फुल फॉर्म है, और अभेद इसका नाम है हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट का। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि आईआईटी दिल्ली ने भारत के बाहर पहला कैंपस अपना कहाँ स्थापित किया था? है ना? इसका पहला कैंपस भारत के बाहर कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? ये पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी मैं आपको। अच्छा, अब यहाँ पे ना थोड़ी-सी डीआरडीओ के बारे में जान लीजिए। डीआरडीओ की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना होती है ना? नई दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। समीर वी कामत इसके हेड हैं, ये सभी आप लोग जानते हैं। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दौलत कोठारी इसके पहले अध्यक्ष थे। वलस्य मूलम विज्ञानम इसका क्या है? मोट्टो लाइन है, ठीक है? तो डीआरडीओ के बारे में भी जान लीजिए। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, और वो क्या है? हल्के वजन वाला टैंक। ये तो हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट हो गई। एक आपने पढ़ा होगा हल्के वजन वाला टैंक, उस टैंक का नाम क्या है? तो जोरावर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ ने एक असॉल्ट राइफल भी विकसित किया था जिसका नाम क्या है? उग्रम, है ना? ये असॉल्ट राइफल भी डीआरडीओ ने विकसित किया है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एआईआईबी का 110वां सदस्य देश कौन बना है? यानी नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? तो आपको ध्यान रखना है, जो नाउरू देश है, ये अभी हाल ही में एआईआईबी का 110वां यानी कि नवीनतम सदस्य देश बना है। और बात करें तो ये ना विश्व बैंक का 189वां देश बना था नवीनतम, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है? नाउरू, है ना? 189वां वर्ल्ड बैंक का ये देश बना था नाउरू, और अब जाके बना है एआईआईबी का 110वां सदस्य देश। बात करें अभी नवीनतम सदस्य देशों की, तो अभी हाल ही में बहुत से नवीनतम सदस्य देश मैंने आपको पढ़ाए। अगर बात करें इंडियन सोलर अलायंस यानी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो नेपाल जो है ये 101वां सदस्य देश बना है। किसका? ये बना है इंडियन सोलर अलायंस का। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना? अगर हम बात करें तो अभी अल्जीरिया इसका नया सदस्य देश बना है। संयुक्त राष्ट्र कमांड का
18वां सदस्य देश जर्मनी बना है ना। क्रोएशिया, यूरो जो करेंसी होती है, जो मुद्रा होती है, उस मुद्रा को अपनाने वाला, यूरो को अपनाने वाला 20वां सदस्य देश क्रोएशिया बना है। एससीओ की बात करें तो बेलारूस जो है वो एससीओ का नवीनतम सदस्य देश बना है। बेलारूस 10वां सदस्य देश बना था। और 9वां कौन सा बना था? तो अभी हाल ही में 9वां जो है वो ईरान बना था। दोनों ध्यान रखिएगा। आसियान की बात करें तो तिमोर लेस्ते जो है वो इसका 11वां सदस्य देश बना है। G20 यानी अफ्रीकन यूनियन की बात कर रहे हैं, है ना। अफ्रीकन यूनियन G20 यानी इसका 21वां सदस्य देश बना है। ये दरअसल कुछ देशों का समूह है, ठीक है। नाटो की बात करें तो इसका जो है 32वां सदस्य देश, नवीनतम जो सदस्य देश है वो स्वीडन बना है। 31वां कौन बना है? फिनलैंड बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो भी हाल ही में मनाया गया है, ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 27 सितंबर को, है ना। थीम क्या है? टूरिज्म एंड पीस जो है इसकी थीम है। एक मनाया गया अभी हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। देखिए, ये विश्व पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोनों में अंतर है। विश्व पर्यटन दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है 27 सितंबर को, और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बानाकाई हैंड होल्डिंग स्कीम जो है 2024 ये किसने शुरू की है? तो बानाका जो है मिजोरम ने शुरू की। किसने? ये हैंड होल्डिंग मिशन जो है किसने? मिजोरम ने शुरू किया है। ऑप्शन सी जो है ये आपका बिल्कुल सही होने वाला है। देखिए, ये बेसिकली है क्या चीज? तो नागरिकों, विशेषकर युवाओं के लिए, है ना, उनको सशक्त बनाने और राज्य को सतत आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए मिजोरम सरकार के द्वारा एक रणनीतिक प्रयास है। या दूसरे शब्दों में हम अगर इसे कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य के जो उद्यमी हैं, जो किसान हैं, जो युवा हैं, इनको वित्तीय सहायता दी जाएगी इसके माध्यम से, और जिससे क्या होगा कि ये लोग आत्मनिर्भर बन सकेंगे। यानी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को के रूप में इनको आगे बढ़ाना, यही इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। बात करें अगर यहाँ पर मिजोरम की, तो मिजोरम को अगर आप मैप में देखना चाहेंगे तो यहाँ पर है। ये सबसे जो नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर ये है आपका मिजोरम। आइजोल इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? जेपीएम पार्टी के बने थे अभी नए लालडू होमा मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल की बात करें यानी गवर्नर की, तो आपको ध्यान रखना है, वैसे तो जो मिजोरम के गवर्नर हैं वो कौन है? वो हैं हरिबाबू खम्बमपति, लेकिन वो भी अवकाश पर हैं। तो जो त्रिपुरा के गवर्नर हैं, कौन? त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं उन्होंने ये कार्यभार जो है संभाला, अतिरिक्त प्रभार। वो कौन है? इंद्रसेन रेड्डी नाम है उनका, ठीक है। अच्छा, बात करें यहाँ पे तो मिजोरम से रिलेटेड थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं। एक नेशनल पार्क आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? वो है मुरलेन नेशनल पार्क, ठीक है। एक दूसरा नेशनल पार्क आपको ध्यान रखना है, फवंगपुई। क्या नाम है? फवंगपुई। ये दोनों नेशनल पार्क एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। एक दम्पा, ठीक है, दम्पा या दम्फा टाइगर रिजर्व भी आपको ध्यान रखना है, मिजोरम में बड़ा फेमस है। महोत्सव की बात करें अगर फेस्टिवल की, तो चाप चार कूट, ये अभी एक एग्जाम में पूछा गया था। चाप चार कूट जो है महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मिजोरम में। बाकी इसके अलावा एक एंथूरियम महोत्सव भी ध्यान रखिएगा। ये एंथूरियम महोत्सव जो है ये भी मनाया जाता है कहाँ पर? मिजोरम के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए, जापान के नए प्रधानमंत्री पहले कौन थे? फूमियो किशिदा थे। अब जो नए प्रधानमंत्री बने हैं शिगेरू इशिबा बने हैं। तो शिगेरू इशिबा जो हैं ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फ्रांस के अभी नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं मिशेल बार्नियर। फूमियो किशिदा जो है ये जापान के पुराने वाले प्रधानमंत्री हैं। केपी शर्मा ओली की बात करें तो ये अभी नेपाल के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, ये भी नए प्रधानमंत्री बनाए गए थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के जो उप प्रमुख हाल ही में बने हैं, सुजीत पुष्पाकर धारकर बने हैं। कहीं कहीं पे ना आपको किस नाम से? एसपी धारकर के नाम से भी देखने को मिलेगा न्यूज या न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है। एसपी धारकर मतलब सुजीत पुष्पाकर धारकर। तो ये अभी भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने पढ़ा था, कुछ दिन क्या, जस्ट 2 दिन पहले ही आपने पढ़ा था कि अमरप्रीत सिंह जो है ये कौन? ये भारतीय नौसेना के प्रमुख बनाए गए थे, याद आया?
तो प्रमुख कौन बनाए गए भारतीय नौसेना के? अमरप्रीत सिंह। और उप प्रमुख कौन बनाए गए? सुजीत पुष्पाकर धारकर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, 2024 में ना जो तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं के नए प्रमुख बन चुके हैं। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दिनेश कुमार त्रिपाठी की बात करें तो ये नौसेना के प्रमुख बनाए गए हैं, भारतीय नौसेना प्रमुख यानी कि नेवल चीफ कौन बनाए गए? तो आपको ध्यान रखना दिनेश कुमार त्रिपाठी। और थल सेना यानी सेना प्रमुख यानी आर्मी चीफ कौन बनाए गए हैं, है ना? तो आपको ध्यान रखना है उपेंद्र द्विवेदी बनाए गए हैं। तो यहाँ पर तीनों सेनाओं के, नौसेना देखिए, भारतीय वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह, भारतीय नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी, आर्मी चीफ यानी सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, और अभी नए उप प्रमुख सुजीत पुष्पाकर धारकर जो हैं ये भारतीय वायुसेना के बनाए गए। याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये मनाया गया है आपका कब? 26 सितंबर को मनाया गया। ध्यान रखिएगा, ये आप जो देख रहे हैं 26 सितंबर को, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्वेश्चन और है आपका जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने चीजें यहाँ पर करवाई है। एक है आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? एक आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ये जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ये 5 जून को मनाया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस अलग है और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सीएम साथ योजना जो है ये किसने शुरू की है? तो सीएम साथ योजना जो है ये त्रिपुरा ने शुरू की है। किसने? त्रिपुरा ने। अच्छा ध्यान रखिएगा, सीएम साथ जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सीएम स्कॉलरशिप फॉर असिस्टेंस टू टैलेंटेड एंड हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स। मतलब क्या है, ये योजना है क्या चीज? इस योजना के बारे में जानना है आपको। पहली चीज तो कि इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनको ना 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दिया जाएगा, है ना? और ये जो सहायता दी जाएगी ये हर जिले से 200 स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। उनको चुना जाएगा जो 200 टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें थोड़ी सी त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा इसके पहले भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसलिए ज्यादा इसके ऊपर मैप के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इंद्रसेना रेड्डी जो है यहाँ के राज्यपाल हैं, है ना? माणिक साहा जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अभी एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा था, सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया था, वो यहीं त्रिपुरा के अंदर है। मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना भी आप लोगों ने भी लास्ट क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहां शुरू की है? तो टाटा स्टील ने ये जो सुविधा शुरू की है ये उड़ीसा के कलिंग नगर में, कहां पर? उड़ीसा के कलिंग नगर में शुरू किया है। बेसिकली अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है। ब्लास्ट फर्नेस की बात करें तो ये एक तरह की भट्टी होती है ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो धातु होता है, जो रॉ मटेरियल है, उसको गर्म किया जाता है स्टील तैयार करने के लिए। ठीक है, तो ये जो ब्लास्ट फर्नेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है एक एग्जाम में कि इसके आविष्कारक कौन है। तो आविष्कारक का नाम ध्यान रखिएगा, अब्राहिम, ठीक है, डार्बी। अब्राहिम डार्बी जो है ये इसके आविष्कारक हैं। 1709 में। कब? 1709 में इसका आविष्कार किया था अब्राहिम डार्बी ने। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अच्छा बात करें अगर यहाँ पर, तो ये जो प्लांट है, ये जो भारत की सबसे बड़ी जो प्लांट है जो कलिंग नगर में खोली जा रही है, इसकी लागत कितनी होने वाली है? तो लगभग 27,000 करोड़ रुपए इसकी लागत होने वाली है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 8 मिलियन टन पर ईयर इसकी कैपेसिटी होने वाली है। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा ये है, अभी मैंने आपको हाल ही में पढ़ाया भी था, देश की पहली स्टील सड़क, याद आ रहा किसी को? देश की पहली स्टील सड़क जो है वो कहां पर बनी है? तो ध्यान रखिएगा सूरत में। कहां पर? सूरत आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये और भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, दूसरी नाविक परिक्रमा 2024, दूसरी नाविक परिक्रमा 2024 जो है आपको ध्यान रखना है। दूसरी नाविक परिक्रमा 2024 कहां से शुरू होगी? तो ये गोवा से शुरू हुई। कहां से? गोवा से। बात करते हैं ये बेसिकली है क्या चीज। तो ये नाविक सागर परिक्रमा जो है इसका जो पहला संस्करण है, किसकी बात कर रहे हैं हम? पहले संस्करण की। ये तो दूसरा संस्करण है, पहला संस्करण 2017 में शुरू किया गया था। ठीक है,
पहली नाविक सागर परिक्रमा। इसमें क्या था? आईएनएस तारिणी के माध्यम से। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, आईएनएस तारिणी पूछा गया था एग्जाम में। 6 महिला चालक सदस्य दल जो है वो गए थे, पूरे दुनिया के चक्कर काटा था इन्होंने आईएनएस तारिणी से, समुद्र का पूरा चक्कर काटा था इन्होंने। फिर लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी जो है वो मतलब इसकी हेड कौन थी जिन्होंने कमान संभाली थी? वर्तिका जोशी। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरा संस्करण जो है 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से शुरू होगा, तो ये भी ध्यान रखना है गोवा से, और डेट भी ध्यान रखिएगा। और आईएनएस तारिणी से ही जा रही हैं। 2 महिला चालक जो हैं वो आपको ध्यान रखना है। इस बार 2 सदस्य हैं, और ये जो है दूसरा संस्करण, इसका नेतृत्व पुडुचेरी से लेफ्टिनेंट कमांडर रूपाए का नाम ध्यान रखिएगा, और कालीकट से लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, इन दोनों के द्वारा जो है ये नेतृत्व किया जाएगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाविक सागर परिक्रमा, कुछ नहीं करना है, बस पृथ्वी की परिक्रमा करनी है ना, पानी वाले जहाज से, और सिर्फ महिला चालक होंगी। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये सिर्फ पवन ऊर्जा का यूज करेंगी इस पूरे ट्रिप के दौरान, सिर्फ और सिर्फ पवन ऊर्जा का। आपको पता है ना, समुद्र में कहीं कहीं पे इतनी भयंकर ठंड पड़ती है कि आदमी जम जाए, है ना, कहीं कहीं पे इतनी तेज लहरें आती है, कहीं कहीं पे बहुत गर्मी होती है। उन सभी चीजों को ये दोनों लोग बिना किसी बाहरी सहायता के, है ना, अकेले पार करने वाली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था जब 2017 में पढ़ाया था आपको। बात करते हैं 25वें आईफा अवार्ड समारोह का आयोजन कहां पर किया जाएगा। देखिए, ये जो अवार्ड समारोह है ये 25वां संस्करण है, जिसका आयोजन 2025 में किया जाना है। कहां पर किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा, जयपुर राजस्थान में, जयपुर के अल्बर्ट हॉल में। कहां पर? अल्बर्ट हॉल में किया जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 2025 में इसका आयोजन किया जाना है। ये जो 25वां संस्करण है, कब से कब तक? 7 से 9 मार्च 2025 में। ठीक है, अभी घोषित हुआ है, इसलिए आपका ये क्वेश्चन बन गया। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में इसके पहले कभी आयोजित किया गया था, तो बिल्कुल 2019 में पहली बार कब आयोजन किया गया था? मुंबई में आयोजन किया गया था इस आईफा अवार्ड का। अब जो है ये भारत में सेकेंड टाइम इसका आयोजन किया जा रहा है 2025 में। कहां पर? जयपुर में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 2025 वाला अगर अब हो रहा है, 25वां 2025 में, 2024 वाला यानी 24वां जो संस्करण है वो कब? तो वो अभी अबू धाबी में। ध्यान रखिएगा, 2024 में 24वां संस्करण। कौन सा? 24वां संस्करण जो है ये कहां पर? तो अबू धाबी, यूएई में, यहां पर इसका आयोजन किया जाना है। ठीक है, 2023 में जो अवार्ड अभी दिए गए थे, है ना, आईफा अवार्ड 2023 में, तो बेस्ट फिल्म आपको ध्यान रखना है दृश्यम टू को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। बेस्ट एक्टर की बात करें तो ऋतिक रोशन का नाम आपको ध्यान रखना है। कौन सी मूवी के लिए? विक्रम बेधा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें अगर, तो आलिया भट्ट को मिला था गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो आर माधवन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था रॉकेटरी मूवी के लिए। ठीक है, ये 2023 का आईफा अवार्ड जो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2024-2025 तो होना ही है अभी। फिर बात करते हैं अगला, दलीप ट्रॉफी 2024-25 किसने जीती? ध्यान रखिएगा, ये क्रिकेट से रिलेटेड एक ट्रॉफी है। किससे? क्रिकेट से रिलेटेड एक टूर्नामेंट होता है, घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच है ये एक तरह का। इसका जो संस्करण है अभी 61वां संस्करण का आयोजन 2024-25 का हुआ था। विजेता की बात करें तो ध्यान रखिएगा, विजेता कौन? इंडिया ए ने इसे जीता है। और किसको हरा करके? तो इंडिया सी को हरा करके। इंडिया ए के कैप्टन कौन है? मयंक अग्रवाल, और इंडिया सी के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ हैं। आयोजनकर्ता कौन है? कौन इसका आयोजन करता है? तो बीसीसीआई इसका आयोजन करता है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए, अभी आईसीसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, और ये चीज मैं आपको 2 से 3 बार पढ़ा भी चुका हूं। आपको बताना है कि आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एकलव्य पुरस्कार बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये ओडिशा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। ठीक है, जो किसको दिया जाता है? तो ओडिशा के जो युवा खिलाड़ी हैं उनके पिछले 2 वर्षों के जो मेहनत होती है, जो उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है, उसी को देख करके दिया जाता है। इस बार ये जो मिला है ये प्रत्यक्षा रे को मिला है। किसको? प्रत्यक्षा रे। प्रत्यक्षा रे बेसिकली क्या है? तो ये एक स्विमर है। क्या है?
प्रत्यक्षा रे की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्षा रे जो है वो एक तैराक हैं। क्या है? तैराक, स्विमर हैं। प्रतीक्षा रे ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के अंदर 6 मेडल जीते थे, जिसमें से 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अच्छा यहाँ तक आपने देख लिया। अब पिछली बार मैंने क्वेश्चन पूछा था भारतीय वायुसेना प्रमुख, ये तो मैंने आज खुद ही मैंने रिवीजन करवा दिया है ना? बिल्कुल सुरेंद्र ने इसका आंसर दिया था। एक और बच्चा था, उसका नाम अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, उसने भी आंसर दिया था। इस बार बच्चों के जो कमेंट्स है वो थोड़े से बढ़े हैं, है ना? तो बिल्कुल आप सभी लोग कमेंट में आंसर दिया कीजिए, मैं सबके कमेंट्स जो है वो पढ़ता हूँ, ठीक है? और एक बच्चे का ये था कि सर आप ना रेगुलर लेकर के आइए करंट अफेयर्स, है ना? तो बेटा मैं है ना आपको बताऊं कि अब जो कल से आपकी क्लास होगी वो रेगुलर क्लास होगी, है ना? आप लोगों ने बोला है लेने के लिए, सुरेंद्र ने भी पहले बोला था और बेटा आपने भी बोला है, दोनों लोगों ने। तो मैं कोशिश करूंगा, आप कोशिश क्या करना है, कल 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर से अब आपकी रेगुलर क्लासेस भी आएंगी। क्योंकि अभी क्या है, यूपी ट्रिपल एस सी, किसके लिए? यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए मैं अभी कंटेंट तैयार कर रहा हूं आप सभी लोगों के लिए, खास करके कंप्यूटर की क्लास के लिए और यूपी स्पेशल, है ना? यूपी स्पेशल जो क्लास है, क्योंकि आपके जेई के अंदर ना 100 में से 35 नंबर तो यहीं से आने वाले हैं, ठीक है? और कंप्यूटर जो है ये आपको अपडेटेड सिलेबस ही पढ़ना है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सी चीज़ें अभी अपडेटेड है, जैसे मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो सिलेबस जो है 50% तो पुराना सिलेबस है, वो तो आप कहीं पे भी बुक में पढ़ लेंगे। लेकिन जो नया सिलेबस है वो उसके लिए भी कोई खास बुक आपको मार्केट में मिलेगी भी नहीं। तो मैं आपको दोनों ना ऐसा पढ़ाने वाला हूँ कि मतलब कहीं भी आपको भटकना ना पड़े, कोई भी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है? और मेरा टारगेट ये रहेगा कि कम से कम जो भी इस लेक्चर को मतलब अटेंड करे, जो मैं कंटेंट देने वाला हूँ, वो 35 में से 30 तक तो करके ही आए, है ना? कोशिश कर सकते हैं। बाकी जीके है, जीके में कहीं से भी पूछ सकता है, पर हम कोशिश कर सकते हैं पूरा डिटेल में पढ़ने का और एमसीक्यू तो हम भर-भर के करने वाले हैं, ठीक है? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी खूब करने वाले हैं। तो जल्द ही आपकी आज या कल तक हम शुरू कर देंगे इस सीरीज को और हफ्ते में 2 या कम से कम 2 या 3 क्लासेस दोनों सब्जेक्ट्स के आपके मिलने वाले हैं। 6 दिन होते हैं, 3 इसके, ठीक है? तो इसका वायुसेना का प्रमुख अभी आप सबको पता ही है, अमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, आज आपके लिए एक छोटा-सा क्विज़ है। क्विज़ क्या है कि जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर किस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, ये आपको बताना है कमेंट के माध्यम से, ठीक है? और हाँ, लाइक जो है वो रुकना नहीं चाहिए भैया, लाइक जो है आपको ध्यान रखना है, वो 20 लाइक होने ही चाहिए। है ना? भाई टारगेट ही मैंने इतना नहीं रखा है, 20 लाइक का टारगेट रखा है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है? और इसको करने के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको ना अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने टेलीग्राम चैनल्स पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, अपने दोस्तों के साथ बस इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक? चलिए थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है?